प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए, आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों भू स्ट्रेटजी। ठीक है बच्चों, बीए फाइनल ईयर 3rd पेपर युद्ध का अध्ययन। इस पेपर में हम लोग आज पढ़ेंगे भू। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज भू स्ट्रेटजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम। चलिए, भू स्ट्रेटजी क्या है। भू स्ट्रेटजी क्या है बच्चों, देखिए इसमें हम क्या बताते हैं विद्वान लोग। भौगोलिक स्थिति पर सुरक्षा हेतु जो युद्ध नीति तैयार की जाती है उसे भू स्ट्रेटजी कहते हैं। यानी भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, भौगोलिक स्थिति पर या भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो युद्ध नीति तैयार की जाती है या जो स्ट्रेटजी तैयार की जाती है उसे कहते हैं भू स्ट्रेटजी। ठीक है बच्चों, एक राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र की युद्ध नीति निर्धारित करने में उसके भूगोल का बहुत बड़ा महत्व होता है बच्चों। अब वो महत्व किस प्रकार होता है इसको हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन किसी राष्ट्र के भूगोल में उसकी युद्ध नीति, युद्ध कौशल, सेनाओं की स्थिति, किस प्रकार की सेनाओं को रखा जाए, सेनाओं का संगठन, ठीक है, इनका बहुत बड़ा योगदान होता है और बहुत बड़ा महत्व होता है भौगोलिक बनावट का। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें जो हम लोग आगे देखते हैं, भू का अर्थ क्या होता है, भूगोल यानी धरती की बनावट, भूगोल यानी पृथ्वी। यो संपूर्ण पृथ्वी नहीं, ये राष्ट्र की अपने एक राज्य की भूगोल है, अर्थात एक राज्य की भूमि की बनावट है। स्ट्रेटजी का क्या होता है अर्थ, युद्ध कौशल या युद्ध नीति, अर्थात युद्ध का कौशलात्मक भूगोल कह सकते हैं हम इसे, या भूगोल का स्ट्रेटजी से संबंध होना। ठीक, या हम और क्या कह सकते हैं, स्ट्रेटजी या युद्ध नीति के निर्धारण में भूगोल का महत्व। ठीक है, इसको भी हम इस प्रकार कह सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है बच्चों कि इसको हम क्या कह सकते हैं, जैसे युद्ध का कौशलात्मक भूगोल। एक बार से हम फिर से समझाते हैं बच्चों, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। भू का अर्थ होता है भूगोल या पृथ्वी, स्ट्रेटजी का मतलब होता है युद्ध कौशल या युद्ध नीति। ठीक है, तो भू स्ट्रेटजी का कुल अर्थ क्या होगा, जैसे युद्ध का कौशलात्मक भूगोल कह सकते हैं, भूगोल का स्ट्रेटजी से संबंध कह सकते हैं, स्ट्रेटजी या युद्ध नीति के निर्धारण में भूगोल का महत्व कह सकते हैं, या आगे हम कह सकते हैं उसकी परिभाषा के रूप में, स्ट्रेटजी या युद्ध नीति के निर्माण में भौगोलिक साधनों या स्थितियों की भूमिका ही भू स्ट्रेटजी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। भौगोलिक स्थिति ही निर्धारित करती है क्या क्या चीज, सैन्य क्षमता के विकास की भूमिका और राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्या की जानकारी। बच्चों, भूगोल की जो बनावट होगी उसकी सीमाएं होती हैं, भूमि कैसी है, ऊबड़ खाबड़, पर्वतीय, जंगली जैसे भी है, सीमाएं कैसी हैं, पर्वतीय हैं या जंगली सीमाएं हैं या फिर समुद्री सीमाएं हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें निर्धारित करती हैं कि किस प्रकार सेना रखनी है, कितनी रखनी है, कितनी मात्रा में हमको कौन सी सेना रखनी है, कौन सी सीमाएं हमारी ज़्यादा हैं, कौन सी सीमाएं हमारी असुरक्षित हैं। ये सारी चीज़ें निर्धारित कौन करती है, कौन करता है, हमारा भूगोल, हमारे राष्ट्र का भूगोल। ठीक है बच्चों, चलिए भू आकृति जो है, एक राष्ट्र की भू आकृति कितने प्रकार से हो सकती है। देखिए, पहली बात भू आकृति स्थिति पे आ जाइए। स्थिति क्या हो सकती है, द्वीपीय। द्वीपीय का मतलब होता है एक जैसे द्वीप के रूप में, जो चारों तरफ समुद्र के बीच में कोई टापू जैसा आकार, अर्थात चारों तरफ जलीय सीमा वाले राष्ट्र जो टापू जैसा आकार हो। जैसे महाद्वीपीय स्थिति है, जैसे ऑस्ट्रेलिया एक टापू है, महाद्वीप है। ब्रिटेन को ले लीजिए, एक टापू जैसा ही राष्ट्र है। ठीक है, तो द्वीपीय स्थिति क्या है, ऐसा राष्ट्र जो चारों तरफ जलीय सीमाओं से घिरा हुआ हो, एक समुद्र के बीच में एक टापू जैसा जो हो उसे कह सकते हैं हम द्वीपीय। प्रायद्वीपीय क्या है, इसमें जलीय और थलीय दोनों सीमाएं होती हैं। जैसे भारत क्या है, भारत एक प्रायद्वीप है, बांग्लादेश क्या है, प्रायद्वीप है, पाकिस्तान क्या है, प्रायद्वीप है, अर्थात जिसके पास जलीय और थलीय दोनों सीमाएं हों उसे कहते हैं हम प्रायद्वीप। भारत एक प्रायद्वीप है।
ठीक है बच्चों। और तीसरा नंबर जो है स्थिति क्या हो सकती है, भू अवेष्टित, अर्थात जो चारों तरफ से थली सीमाओं से घिरे हुए राष्ट्र हों। जैसे भूटान को कह सकते हैं बच्चों, भूटान एक भू अवेष्टित राष्ट्र है। अब इन राष्ट्रों के पास समुद्रिक सीमा नहीं होती है, चारों तरफ जो है थली सीमाओं से घिरे होते हैं। ठीक है, यानी एक राष्ट्र की जो स्थिति होती है, राष्ट्र की भू आकृति हो सकती है, इन 3 प्रकारों से हो सकती है। पहला नंबर द्वीपीय, चारों तरफ जलीय सीमा हो, प्राय द्वीपीय, भारत जैसी स्थिति, जलीय और थलीय दोनों प्रकार की सीमाएं हों। तीसरा नंबर भू अवेष्टित, यानी स्थलबद्ध राष्ट्र जिसके चारों तरफ केवल थलीय सीमाएं हों। ठीक है बच्चों, केवल थलीय, ना कि जलीय सीमा। जलीय सीमा बिल्कुल हो ही नहीं उसके पास, चारों तरफ थलीय सीमाएं हों। जैसे भूटान हो गया, नेपाल हो गया। ठीक, ऐसे ही बहुत से राष्ट्र अंदर हैं जिनके पास थली जलीय सीमा है ही नहीं। अर्थात एक बात अब आप लोग याद रखिए, जलीय सीमा वाले राष्ट्र चारों तरफ द्वीपीय, चारों तरफ थलीय सीमा वाले भू अवेष्टित, और जलीय और थलीय दोनों सीमाओं वाले राष्ट्र प्राय द्वीपीय। ठीक, चलिए आकार में हम देख सकते हैं बच्चों, आकार क्या हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। छोटा राष्ट्र भी हो सकता है, जैसे भूटान छोटा राष्ट्र है, नेपाल उससे बड़ा है, उससे बड़ा भारत है, भारत से बड़ा चाइना है। तो ऐसे ऐसे मतलब आकार में राष्ट्र कैसे हो सकते हैं। जैसे देख लीजिए, राष्ट्र की भू आकृति द्वीपीय, प्राय द्वीपीय, भू अवेष्टित इस प्रकार हो सकती है। राष्ट्र की भू आकृति आकार में बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। और उसकी आकृति कैसी हो सकती है। ठीक है बच्चों, बनावट यानी भूमि की बनावट वहाँ पे मैदानी या रेगिस्तानी भी हो सकती है, पर्वतीय हो सकती है, पहाड़ी जो है जैसे पहाड़ी राज्य जो है, पठारी हो सकती है, जमीन से कुछ ऊंचाई, रेगिस्तान। ठीक है, मैदानी भी हो सकता है, रेगिस्तान भी हो सकता है जहाँ पर कुछ पैदा ना हो, पठारी हो सकता है, पर्वतीय भी हो सकता है। ठीक, और वहाँ की जलवायु आ जाते हैं, वायुमंडल वो जलवायु पर। ठीक है, जलवायु कैसे हो सकती है, शीत हो सकती है, उष्ण गर्मी हो सकती है, शीतोष्ण हो सकती है, आर्द्र हो सकती है, शुष्क हो सकती है। ये जलवायु हो सकती है एक राष्ट्र के भूगोल की। बच्चों इसमें जो कुछ भी आपको देखने को मिला होगा सब भूगोल से ही संबंधित है। किसी राष्ट्र का भूगोल इन सभी तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक, स्थिति, आकार, आकृति, जलवायु। ठीक, इसमें से हर राष्ट्र में सबके पास कुछ न कुछ मौजूद है, हर पार्ट से। ठीक, अब देखिए इनकी जो स्थिति होगी, अब स्थिति के अनुसार ही जो है इनको सेनाओं को रखना होगा। अब सेनाओं में कितनी सेनाएं किसके पास होंगी, किसको सेनाएं किस प्रकार रखना है, ये भी भूगोल ही निर्धारित करता है। जैसे जो राष्ट्र बच्चों द्वीपीय है, अर्थात चारों तरफ जल ही जल है, चारों तरफ जलीय सीमाएं हैं, इनके पास किस प्रकार की सेना होनी चाहिए, इसको देख लेते हैं। इन आंतरिक सुरक्षा हेतु केवल थल सेना की आवश्यकता है इनको। बाकी शत्रुओं से लड़ने के लिए, चूंकि इनके पास शत्रु जाएंगे तो जल मार्ग से होके जाएंगे। आज की स्थिति बात दूसरी है बच्चों की, मिसाइलें भेजी जा सकती हैं गिराकर, इस स्थिति से मतलब नहीं है। जो भी मतलब है सेनाओं के बारे में है। बाकी आज की स्थिति में वायुसेना भी दूसरों की जा सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि उस राष्ट्र को आंतरिक सुरक्षा हेतु थल सेना की आवश्यकता है और चारों तरफ जलीय सीमा है, इसलिए नौसैनिक क्षमता को अधिक विकास आवश्यक है। अर्थात चारों तरफ जलीय सीमा है तो जल सेना उसके पास मौजूद ताकतवर होनी चाहिए, और नौसेना के या जल सेना के सहयोगी अंग के रूप में एयरफोर्स होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ऐसे राष्ट्रों का भू राजनीतिक महत्व तो अधिक होता है क्योंकि चारों तरफ से ये समुद्र से घिरे होते हैं और समुद्र को रत्नाकर कहा जाता है। एक प्रकार से रत्नों के बीच में ये रहते हैं। ठीक, और सामुद्रिक साधनों की अधिकता इनके पास होनी चाहिए, अर्थात जलपोत, युद्धपोत, नौसेना, इनके पास जलपोतों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और जिन राष्ट्रों की स्थिति प्रायद्वीपीय है बच्चों, प्रायद्वीपीय का मतलब जलीय और थलीय दोनों सीमाएं, इनको तीनों सेनाओं का विकास करना होगा, अर्थात तीनों सेनाओं की विकास की आवश्यकता इनको पड़ेगी। ठीक,
क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ये राष्ट्र सफल भी होते हैं, क्योंकि ये जलीय और थलीय दोनों मार्गों से ये व्यापार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, रेलवे का भी प्रयोग कर सकते हैं जलीय थलीय व्यापार के लिए, और जलपोतों और जलयानों का भी प्रयोग कर सकते हैं जलीय व्यापार के लिए। ठीक है, इसलिए इनको जो है तीनों सेनाओं की विकास की आवश्यकता पड़ेगी, और यही राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सफल भी हैं। तीसरा है बच्चों भू अवस्थित, अर्थात जिनके पास केवल थलीय सीमा हो, जलीय सीमा बिल्कुल ना हो। भूटान जैसी स्थिति, नेपाल जैसी, ठीक है, इनकी स्थिति क्या होगी, ये बड़ी शक्ति कभी नहीं बन सकते, क्योंकि इनके पास जलीय सीमा नहीं है। इनकी अर्थव्यवस्था बच्चों कमजोर होगी, और इनका भू राजनैतिक महत्व जो है कम होगा, और तीनों सेनाओं में नौसेना नहीं होगी इनके पास। केवल कौन कौन सी सेनाएं होगी, थल सेना होगी और वायुसेना होगी, थल सेना की सहयोगी। क्योंकि बच्चों वायुसेना ये जो है दोनों की सहयोगी के रूप में हर प्रकार की सेनाओं के साथ रह सकती है, चाहे नौसेना हो चाहे वायुसेना और ये थल सेना हो, और अन्य सेनाओं का अधिक विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो भी सेनाएं होंगी, और इतना ही नहीं, इन राष्ट्रों में पड़ोसी राज्यों का अधिक से अधिक हस्तक्षेप होता रहेगा। अब देखिए नेपाल की स्थिति क्या है, चीन का हस्तक्षेप कुछ ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है। भारत को ले लीजिए, भूटान अगर भारत जैसे एक जो है दयालु का सहयोगी राज्य नहीं होता, क्या बोलते हैं, संरक्षित राज्य नहीं होता, तो यहाँ भी जो है हस्तक्षेप कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता। लेकिन रह रह के चीन जो है हस्तक्षेप यहाँ पर अपना करता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। छोटा आकार, राज्यों का आकार अगर छोटा है तो तकनीकी ज्ञान के अभाव में बच्चों ये एक हमेशा दुर्बल रहेगा, कमज़ोर रहेगा, अगर टेक्नोलॉजी यहाँ पर अच्छी नहीं है तो। ठीक, भू राजनीतिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण होगा। विदेश नीति इसकी अत्यंत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि छोटा राष्ट्र है तो सभी चाहेंगे छोटे राष्ट्र पे अधिकार करना, इसलिए अपनी सुरक्षा का जो दायित्व होगा इसका, ये इसकी जो है विदेश नीति पर ही इसका जो है सब कुछ डिपेंड करेगा, इसकी सुरक्षा व्यवस्था। ठीक है बच्चों, और पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखना भी इसका एक महत्वपूर्ण इसके लिए होगा, क्योंकि आकार में छोटा है, कोई भी कभी भी इस राष्ट्र पे अधिकार कर सकता है, इसलिए इनको इस तरह रहना होगा। ठीक है बच्चों, हाँ, तकनीकी ज्ञान अगर नहीं है तो कमज़ोर होगा बच्चों। अब देखिए इजराइल जो है छोटा सा ही राष्ट्र है, लेकिन तकनीकी टेक्नोलॉजी उसकी इतनी अच्छी है कि चारों तरफ से अपने जो है पड़ोसी सभी राज्यों को जो है, सभी राष्ट्रों को ये जो है हमेशा दौड़ा के मारता है। ठीक है बच्चों, चलिए बड़ा आकार के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अब देखिए बड़ा आकार क्या है, विशाल सेना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होगी बड़े आकार का, अर्थात बड़ी सेना रखनी होगी इन्हें। प्राकृतिक संपदाओं की विविधता एवं अधिकता, अर्थात आकार बड़ा है तो इनके पास प्राकृतिक संपदा यानी खनिज संसाधन, ये सभी चीज़ें भारी मात्रा में होंगी। और द्वितीय प्रहारक क्षमता का विकास होगा बच्चों। द्वितीय प्रहारक क्षमता आप जानते ही हैं, एक स्थान से पराजित हुए तो पीछे हटकर फिर से आप मोर्चा संभाल लीजिए। और बड़े आकार के राष्ट्रों को जीतना जो है बहुत ही कठिन होता है। ठीक है, जैसे नेपोलियन और ये हिटलर दोनों सोवियत संघ को बड़े आकार के कारण नहीं जीत पाए, और भारत जैसे विशाल राष्ट्र पे अधिकार करने में अंग्रेजों को 100 वर्ष लग गए। तो कहने का मतलब जो बड़े आकार के राष्ट्र होते हैं इनको जीतना बहुत मुश्किल होता है और बहुत समय लगता है इनको जीतने के लिए। ठीक है बच्चों, इनकी द्वितीय प्रहारक क्षमता का इनमें बार बार विकास होता है, चाहे बार बार जितना बड़ा राष्ट्र होगा उतनी ही इनकी द्वितीय प्रहारक क्षमता इनकी विकसित रहेगी। प्रतिरक्षात्मक युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका वही है बच्चों, बार बार द्वितीय प्रहारक क्षमता मिलेगी तो हर बार आप बच सकते हैं। और भू आकृति एवं जलवायु की विविधता, क्योंकि बड़ी आकृति होगी तो इनके यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु मौजूद होगी। अब विभिन्न प्रकार की जब जलवायु होगी तो इससे इनको लाभ क्या होगा, विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ होंगे, विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न होंगे, और खाद्यान्न में भोजन की इनके पास कमी कभी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, भोजन हर प्रकार से खाद्यान्न की व्यवस्था इनके पास बराबर भरा रहेगा। और विभिन्न प्रकार के सैन्य प्रशिक्षण में सहायक,
बच्चों पर्वतीय सीमा होगी, पर्वतीय प्रशिक्षण हो सकता है, जलीय सीमा है, जलीय में भी प्रशिक्षण बराबर चल सकता है। मतलब हर प्रकार की भूमि इनके पास मौजूद होगी और हर प्रकार की सेनाओं के प्रशिक्षण के स्थान इनमें मौजूद होगी। ठीक है, इनका भूगोल हर प्रकार के सैन्य प्रशिक्षण में सहायक होगा। ठीक है बच्चों, चलिए ये चैप्टर यहीं पर हम बच्चों समाप्त करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में अप्रत्यक्ष उपायों की स्ट्रैटेजी। ठीक है बच्चों, तब तक आप लोग पढ़िए और खुश रहिए।